Or as far as your writing module is concerned, it's a 60 minutes exam. And after 60 minutes, the paper is auto-submitted. Computer based की बात कर रहे हैं हम. और आपको mandatory है, they're gonna give you 2 questions in the test. Namely, they call it T1 and T2. Short form में या task 1 and task 2. We're good? हम T1 और T2 का नाम लेंगे बार बार. So, choice नहीं आती पूरे पेपर में. 2 questions आएंगे, दोनों करने. We're good? If you talk about academic people, we have report writing. रिपोर्ट राइटिंग में हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, जैसे यहाँ पे 5 नजर आ रहे हैं: लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई, टेबल, डायग्राम्स, और आगे उसकी कुछ सब टाइप्स हैं. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जीटी पे पीपल जिनका जनरल एग्जाम है, उसमें लेटर राइटिंग आती है, और लेटर राइटिंग में भी वी हैव 3 सब टाइप्स. आगे उनकी फर्दर सब कैटेगरीज हैं किस तरह का लेटर आपने लिखना है. तो अगर आप एकेडमिक कैंडिडेट्स हैं, आपको रिपोर्ट राइटिंग आएगी. अगर आप जीटी के कैंडिडेट्स हैं, लेटर राइटिंग आएगी. इसका जो फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 150 वर्ड्स बेसिस में लिखने. दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. टाइम उन्होंने सजेस्ट किया 20 मिनट्स, बट अप टू यू. आप 20 में कर लें, 15 में कर लें, या मोर देन 20 मिनट्स में कर लें. देन वी गो टू द टास्क 2, विच इज ऑलवेज एसे राइटिंग, इरिस्पेक्टिव एकेडमिक एंड जीटी. ये जो एसी लिखा हुआ है राइटिंग के साथ, ये एकेडमिक के लिए, और जो जीटी लिखा हुआ है ये जनरल ट्रेनिंग को रिप्रेजेंट करेंगे. आप जिस मर्जी मॉड्यूल को अटेम्प्ट कर रहे हो, एकेडमिक कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में, टास्क 2 राइटिंग में हमेशा क्वेश्चन ही आता है, वो ऐसे होता है. इसमें ड्यूरेशन एग्जामिनर ने जो सजेस्ट किए 40 मिनट्स. अगेन अप टू यू, प्लस माइनस हो सकता है. हाँ, वर्ड्स की जो लिमिट है वो 250 है मिनिमम. इससे कम जाएंगे तो इस पर डिडक्शन है, इससे प्लस जाएंगे एज सच कोई पेनल्टी नहीं है. ठीक है, मगर कितना ज्यादा लिखना भी हम ऐसे को डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे. सॉरी, अगर आपके एसएस की टाइप की बात करें, वी गॉट लाइक 4-5 टाइप्स. कुछ जगह पे आप जाएंगे तो इसको उन्होंने और स्क्वीज किया हुआ है. आप इंटरनेशनल लेक्चर्स भी सुने तो कई बार इसको 3 या 4 टाइप से भी कह देते हैं वो. कुछ और जगह पे जाएंगे तो वो इसको ज्यादा टाइप्स भी बता देते हैं. आज आके नंबर ऑफ टाइप्स को छोड़ दें आप. क्वेश्चंस जो है ना इसी के अंदर घूमते हैं. ओपिनियन एसेज आते हैं, डिस्कशन ओपिनियन आते हैं, इसके बाद आपको स्ट्रेट अवे जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सवाल पूछा जाता है, फिर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस या कॉजेज इफेक्ट्स के ऊपर, एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. गुड. आगे बस इनका पूछने का अंदाज स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, अदरवाइज इन्हीं 3 या 4 या 5 में गेम घूमती रहती है. गुड. यहां तक ओके है, बेसिक स्ट्रक्चर इतना, बाकी इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ साथ. सर सर मैं शेयर करवा दूंगा इसको. ठीक है, ये वैसे इतनी बेसिक चीज है, ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही आपको याद हो जाती है, इसलिए इस पे ऐसे जितना हम टाइम नहीं स्पेंड करते हैं. आज का जो हमारा लेक्चर है टुडे, वी आर मेनली फोकस्ड ऑन राइटिंग टास्क 2. हम राइटिंग टास्क 2 की बात करेंगे, और इसको हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऑल दैट. ठीक है जी. अब जरा राइटिंग टास्क 2 के बाद जरा फोकस्ड हो जाते हैं. Here it says minimum 250 वर्ड्स. इस पे हम हर दफा बात करते हैं, मगर हर दफा बात करनी जरूरी, सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर टू यू. क्या सिर्फ 250 वर्ड ही लिख रहे हैं, इससे ज्यादा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं. ठीक है, अगर हम इससे ज्यादा लिख सकते हैं तो कितने लिखना? हाउ मेनी? 280, 300 मैक्सिमम. और जी, टाइम है तो जितने मर्जी लिखें. परफेक्ट हो गया. एज सच, IELTS people have not set any limitations. How many words you can write more than 250? Means 255, 300, 355 या जितने मर्जी, ऐसा लिमिट नहीं सेट है. प्लस अगर आप राइटिंग के पैरामीटर्स ओपन करें, जो बैंड डिस्क्रिप्टर्स आपको अवेलेबल है पब्लिक वर्जन, उसमें भी कहीं पर भी पूरे बैंड डिस्क्रिप्टर में कहीं पर मेंशन नहीं है कि कितने मैक्सिमम आपको वर्ड्स लिखने चाहिए. तो आपको हाई बैंड मिलेगा या लो बैंड मिलेगा, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. रिक्वायरमेंट कहाँ पे सेट है? मिनिमम पे. सो मिनिमम इट शुड बी 250 वर्ड्स. गुड. जब आप वर्ड्स काउंट करते हैं तो वर्ड्स को वो काउंट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इसी पेज पे जो वर्ड्स लिखे यहां से काउंटिंग कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. अगर आप एग्जाम में भी कुछ चीज ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो भी वर्ड्स काउंट होते हैं. मीन्स एवरी सिंगल स्ट्रिंग ऑफ वर्ड is going to be counted as one word. ठीक है, तो अगर ये मैंने AC लिखा है और ये GT लिखा है, तो एग्जाम में ये भी 1 वर्ड काउंट होगा और ये भी 1 वर्ड काउंट होगा. मेकिंग सेंस?
गुड। इसी तरह ये ऐसे भी वन वर्ड है, राइटिंग भी टू वन वर्ड है, ये भी और ये भी। सो दैट्स हाउ द वर्ड्स आर काउंटेड। ठीक है, जो सिंगल लेटर वर्ड है जैसे आ का जो वर्ड है वो भी काउंट होता है। सो कुल मिला के आपके 250 वर्ड होने चाहिए। और मैक्सिमम अगेन एज सच कोई लिमिट सेट नहीं है, मगर कितने लिखने हैं वो हम अभी ड्यूरिंग द ऐसे डिस्कस करेंगे सर। नो सर, नहीं, ये तो हमने आपको फॉर्मेट बताने के लिए लिखा है। एग्जाम में कॉन्ट्रैक्शंस एंड द शॉर्ट फॉर्म इज नॉट अलाउड। ठीक है, ओके जी। तो एक बात सेट है कि 250 से ज्यादा लिख सकते हैं, जनरली इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। मगर एडवाइस ये है कि बहुत ज्यादा भी लिखेंगे तो फिर आप पिनलाइज हो सकते हैं। पिनलाइज मींस आपका ऐसे फिर ज्यादा स्क्रूटनी के साथ चेक किया जा सकता है। और टाइम का भी अगर आपने ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस करने मैंडेटरी हैं। तो 250 और 300 के अंदर अगर आप फॉल करते हो तो दैट्स अ गुड लेंथ। ठीक है, कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा जरूर लिखें। आई विल नॉट से कि 250 पे क्लोज कर लें। कोई 10-15 वर्ड, 20 वर्ड, 25 वर्ड जरूर एक्स्ट्रा लिखें। ठीक है, जस्ट बी ऑन द सेफ साइड। गुड, ऑलराइट जी। उसके बाद आ जाती है आपकी क्वेश्चन की टाइप्स। क्वेश्चन की टाइप अभी जैसे मैंने कहा था, जॉन से मर्जी आप पिक कर लें, इट नॉट गोना मेक एनी इफेक्ट। आर्ट्स में इन्होंने एक जॉनरा सेट किया होगा। जॉनरा होता है टाइप उन्होंने सेट की हुई है। कोई मुझे बताएगा आर्ट्स में कौन सा जॉनरा है एसएस का? हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। जैसे मैंने आपको कहा था डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं, नरेटिव एसेज होते हैं, क्रिएटिव राइटिंग्स होती हैं। आर्ट्स में कौन सा आता है? जो आता है मैंने उसका नाम नहीं लिया अभी। ए से स्टार्ट होता है। ए से मैंने कहा था स्टार्ट होता है। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी के साथ? आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज। आर्ट्स में आपको जितने क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन टाइप्स हैं, ऐसे टाइप्स मैंने लिखी हुई हैं, ये क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है। ऐसे एक ही आता है हमेशा। नाउ दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। हमने एक ही ऐसे तैयार करना है, इसीलिए इसका एक ही स्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे। और उसके बाद उसको एक ही अप्रोच के साथ बार बार अटेंड करेंगे। गुड। इट्स नॉट अबाउट कि आपने कुछ 6, 7, 10, 15, 20 ऐसे तैयार करने, ऐसा नहीं। जस्ट वन ऐसे। हाँ, क्वेश्चन पूछने का अंदाज चेंज हो सकता है। क्वेश्चन कभी वो आपसे ओपिनियन की सूरत में पूछेगा, कभी डिस्कशन ओपिनियन करवा लेगा, कभी टू पार्ट, कभी उसी पे वो आपसे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। गुड, वन ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटेड या आर्ग्यूमेंट का जैसे भी आपने मुझे बताया, उसका मतलब ही होता है कि आपके पास टॉपिक एक होता है। हम लिख लेते हैं वन टॉपिक, उसके ओपिनियंस कई हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं सिंपल सा। लेट्स सपोज मोबाइल फोन को ले लेते हैं, आजकल हम सब यूज करते हैं, एंड वी ऑल हैव द मोबाइल फोन्स। मे बी वन पर्सन टेक्स मोबाइल फोन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और वो सिर्फ मोबाइल के आपको फायदे ही बताएगा, या इसके फायदे क्या क्या। बट ऑन दी अदर हैंड हो सकता है कोई शख्स मोबाइल फोन को बहुत नेगेटिव लेता हो, उससे आप बात करेंगे तो मोबाइल फोन्स के नेगेटिव्स ही बताएगा आपको, इसके नुकसान क्या क्या। टॉपिक क्या आ गया? मोबाइल्स। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा सा एक वर्ड और यूज कर लूं कि मोबाइल के यूजेज पे, तो somebody is going to talk about maybe all the positives and somebody is going to talk about all the negatives। ठीक है, इसी पे अगर मैं पूछते मोबाइल यूजेज के मसले क्या हैं, या मोबाइल यूजेज से हम क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो टॉपिक एक ही है, उसकी ऊपर बात भी एक ही तरीके से करनी होती है। क्वेश्चन में जैसे मर्जी पूछ लूं। आइट्स में दे ऑलवेज गिव यू टॉपिक, और वो उससे आपके जो है ना क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कभी वो आपसे कहता है दोनों तरफ की बात करें, कभी कभी वो आपको कहते हैं जी एक ही तरफ की बात करें। वो फिर आगे क्वेश्चन टाइप्स पे डिपेंड करता है। मेकिंग सेंस? सो इसलिए अगर मैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट पिक कर लूं, तो बेसिकली आइल्स पीपल ऑलवेज आस्क यू टू राइट इन आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस। आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस या आर्ग्यूमेंट्स के जब एसेस को आप लिखते हैं, उसका एक फिक्स्ड पैटर्न है, उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी के मुताबिक लिखना होता है। इसका मतलब है कि एवरी टाइम यू गोना अप्रोच द क्वेश्चन इन द सेम वे। हाँ, द थिंग इज दिस दैट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आज पूछा क्या है, उस सेंस में रहते हुए आपने आर्ग्यूमेंट्स जनरेट करनी होती है। ठीक है,
जैसे आपको नॉलेज बहुत सारी चीजों की होगी, मगर आपको अगर किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए कहा जाता है और टॉपिक की एक थीम दे दी जाती है, यार इस सेंस में बात करें इस टॉपिक पे, देन ऑब्वियसली अच्छी आर्ग्यूमेंट ये है कि आप उसको उसी सेंस में, उसी थीम में रख के बात करें, बजाय इसके कि आपको जो भी आता बताते जाए टॉपिक के ऊपर। दैट इज गोइंग टू गेट द ऑफ टॉपिक आंसर्स। मेकिंग सेंस? ठीक हो गया। तो हमारी एक बेस टाइम सेट हो गई है। हमें पता है कि जब भी ऐसे आएंगे, हमारे पास एक एग्जामिनर सजेस्टेड 40 मिनट्स टाइम है, बट हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमें ये पता है कि उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है 250 वर्ड्स की, हम उसको एक्सीड कर सकते हैं। और हमें ये पता है कि मैंडेटरी क्वेश्चन है एक ही, उसमें चेंज नहीं आता। और हमें ये पता है कि जब भी क्वेश्चन आएंगे वो आर्ग्यूमेंटेटिव ही आएंगे। ठीक है जी माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक बात ओके? गुड। डाउन हो गया। अब इस पेज को मैं क्लोज कर देता हूं क्योंकि इसकी हमें अभी ऐसा कोई जरूरत नहीं है। वी गोना गो स्ट्रेट अवे टू द क्वेश्चन, और आज हम क्वेश्चन को थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश करते हैं। दैट्स द क्वेश्चन स्टेटमेंट माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक इट्स विजिबल ऑन द बोर्ड। जो क्लास में बैठे हुए नजर आ रहा है सबको? ओके जी, आई थिंक दैट्स गुड इनफ। ये एक पूरा एक प्रॉम्प्ट अवेलेबल है, इसके अंदर क्वेश्चन स्टेटमेंट भी है और प्रॉम्प्ट भी है। आई रीड इट क्विकली फॉर यू। जो इसके अंदर आपकी प्रॉम्प्ट की इंफॉर्मेशन है, दैट इज द एंटायर प्रॉम्प्ट, जिसके अंदर ये भी इंस्ट्रक्शन है, ये भी इंस्ट्रक्शन है, ये भी इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन आपका ये है, either it will be displayed in the same manner as you can see on the board, और जो आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसको मार्जिन के अंदर कर देते, कह लें कि उसके गिर्द एक बॉर्डर ड्रॉ कर देंगे, तो आपको नजर आएगा सवाल क्या पूछा गया, या उसको बोल्ड कर देंगे। नाउ here the question statement says, in spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry। ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी पढ़ी है, इसमें उसने क्या पूछा है आपसे? इस स्टेटमेंट में एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है? इन स्पाइट, स्पाइट SPIT। हाँ जी, क्या पूछा है एग्जामिनर ने आपसे जो मैंने अंडरलाइन किया है? पूछा क्या उसने? क्या पूछा? इसमें तो पूछा ही कुछ नहीं हो, तो बता रहा है बस आपको। आयल्स के कैंडिडेट्स हैं आप लोग, लफ्जों पे गौर करना है। ठीक है, एक लतीफा याद आ गया। लतीफा ये है कि एक जहाज जो है ना वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, पूरा जहाज तबाह हो जाता है। उसकी एक लाइट है, वो कभी बंद हो जाती है कभी बुझ जाती है, और हाथ से इशारा करना आपने, बंद हो जाती है बुझ जाती है, बंद हो जाती है बुझ जाती है। तो बताएं क्यों हो रहा है ऐसा? बंद और बुझ एक ही चीज है, जल तो रही नहीं है। यू गॉट द पॉइंट? सो माय डियर फ्रेंड्स, आप आइल्स के कैंडिडेट्स हैं। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, जब तक लफ्जों पे गौर करके सवाल को समझ नहीं ना तब तक मुंह नहीं खोलना। ठीक है, बात को अच्छे से समझना। मीन्स कि एग्जामिनर को आंसर देना शुरू नहीं करना। मैंने इसलिए अंडरलाइन करके पूछा कि जिसने पूछा क्या है, पूछ तो रहा ही नहीं, वो तो बस बता रहा है आपको। आपका भी आंसर आना चाहिए, तो सर पूछा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है। नाउ दैट्स द वे दे गोना पोस्ट द क्वेश्चन, दैट्स द टॉपिक। दे ऑलवेज गोना पोस्ट द टॉपिक, और टॉपिक के ऊपर वो आपसे सवाल पूछते हैं। ये सवाल लिखा हो, एक वाई के साथ और एक व्हाट के साथ। ठीक है, अगर ऐसी चीज हो रही है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो कह रहा है जी फिर वाई इज दिस हैपनिंग, और फिर हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। अब यहां से उसने एक एक्चुअली क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन की टाइप पूछी हुई है, मीन्स के सवाल क्या पूछ रहा है, मगर जनरली वो आपसे आर्ग्यूमेंट ही जनरेट करवा रहे हैं। सबसे पहले आपने आंसर लिखने से पहले, कुछ भी एग्जाम में टॉपिक क्योंकि कहीं से भी आ सकते हैं जनरली, यू ऑलवेज हैव टू क्रैक द क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन एनालिसिस। ठीक है, हम सिर्फ पहले जो स्टेटमेंट इस पर गौर करेंगे। आप मुझे बताएं, मिस्टर आपने भी कुछ कहा था उर्दू में इस पूरी लाइन का, क्वेश्चन स्टेटमेंट का, ऊंचा से बोले क्या लिखा है भाई?
एडवांस होता जा रहा है, ठीक है, गुड। फिर भी लोग भूखे मार रहे हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं मिस्ट्री, ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बावजूद कि एग्रीकल्चर में हमने तरक्की कर ली है और हो भी रही है, तो पूरी दुनिया में लोग अभी भी भूखे मर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर का मतलब ज़राअत ही है, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि ये एक इस तरह की चीज़ है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, ठीक है। मोस्टली एडिबल्स हमारे जो हैं वो एग्रीकल्चर से आते हैं, ठीक है। तो अगर हम इतनी ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं और खा रहे हैं और एग्रीकल्चर बड़ा एडवांस हो गया, तो फिर इतने लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? अब इसके अंदर एक ऐसी चीज उन्होंने हाइड की है जो कि आपसे वो पूछना चाह रहे हैं, हंगरी का और एडवांसमेंट्स का क्या रिलेशनशिप बनाया, किस बेस पे रिलेशनशिप बना रहा है वो। हिंट आपको देते हैं, वो वर्ड क्यू से स्टार्ट होता है, जिसके ऊपर वो बेस सेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, कि एग्रीकल्चर एडवांसेस हैं फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। तो एक वर्ड है जो कि क्यू से स्टार्ट होता है, उसकी बेस पे इसने रिलेशनशिप बनाया हुआ है। अच्छा, ठीक है, गुड। आप क्या करें मिस्टर? क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, आपका पॉइंट भी वैलिड, आगे लेके चलते हैं। द क्वेश्चन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, मीन्स के एग्रीकल्चर की एडवांसमेंट्स की वजह से हम ज्यादा फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, एफिशिएंट हो गए, ठीक है। अगर आप याद हो, हमने शायद पिछले या उससे पिछले हफ्ते भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें एडवांसेस की बात की थी, टेक्निकल एडवांसेस की, कि जब आपके पास आजकल इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बहुत सारे काम ऑटोमेशन में लग जाते हैं, आपका मैन पावर कम है, आपकी एफिशिएंसी ज्यादा हो गई है, आप प्रोड्यूस ज्यादा कर सकते हैं, गुड। वो उसकी आगे एक्सप्लेनेशन है सर, मैंने कहा आपका पॉइंट वैलिड है, क्वेश्चन को किस तरह जोड़ा है मैं उस पर लेके आ रहा हूँ बस, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। वो तो आगे रीजंस आ सकते हैं ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन एक्चुअली आपको क्वांटिटी पे टिका हुआ है, क्वांटिटी का वर्ड पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एडवांसेस की बात हो रही है एंड द पीपल आर स्टिल गोइंग हंग्री, तो वो क्वांटिटी के ऊपर आपसे बात करवाना चाह रहे हैं कि वी आर प्रोड्यूसिंग इन क्वांटिटी बट स्टिल पीपल आर अनएबल टू गेट इट, गुड। सो क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है कि क्वेश्चन किस सेंस में उन्होंने डिजाइन किया हुआ, उसे कंटेंट क्रिएट करना इजी है। अब जो आपने बात की है सर जी, उस पर आगे लेके चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपके पास रीजंस कोई भी हो सकते हैं। अब आइट्स में द ब्यूटी इज दिस कि एनी आंसर कैन बी अ करेक्ट आंसर, अगर आपने उसको क्वेश्चन के पैरामीटर में रख के अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर आप इसका रीजन देते हैं कि जी जखीरा अंदोजी की क्या इंग्लिश है, मेरे जहन में नहीं आ रही, स्टोरेज, और इसके लिए एक्चुअली स्पेसिफिक वर्ड है, चले हम ब्लैक मार्केटिंग का वर्ड यूज कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक करना होता है बेसिकली, आप प्रोड्यूस हाइड कर देते हैं और फिर एट द टाइम ऑफ नीड या प्राइसेस हाइक करवा के फिर आप उसको बाहर निकालते हैं। सो आप इसके अगर अंदर इसको लेके जाना चाहते हैं तो एक्सप्लेन आपने करना है, अगर आप एक्सप्लेन कर देते इट्स गुड टू गो, कि जी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, प्रोड्यूस बहुत अच्छा हो रहा है, बट द पीपल हु हैव द रिसोर्सेज दे स्टोर इट एंड दे ब्लैक इट बेसिकली, एंड दे डू नॉट लाइक प्रोड्यूस इट टू गो इनटू द पब्लिक। एंड फाइनली वो अब आपकी एक्सप्लेनेशन जैसे आपने करना है, ठीक है। पॉइंट इज दिस, वंस यू हैव गॉट द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, क्वांटिटी पे क्वेश्चन है, आप उसको जिस तरह मर्जी एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। आपने कहा कि हम ब्लैक कर रहे हैं, दैट्स वन पॉइंट। हम लेट्स सपोज एक और कैंडिडेट कहते हैं यार ट्रांसपोर्टेशन ही अच्छी नहीं है, प्रोड्यूस आप प्रोड्यूस करके तो खेतों में पड़ा रहता है, वो मार्केट तक तो जाते ही नहीं, वो वहीं पे खराब हो जाते हैं, दैट्स अनदर पॉइंट, ठीक है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि जी कस्टम क्लियरेंस से फंस जाता है माल, तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है मगर लॉ एंड ऑर्डर या गवर्नमेंट की मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है, वो क्योंकि प्रोड्यूस है, हर चीज पेरिशेबल है इसके अंदर, अगर आप उसकी कोई स्टोरेज सही से मेंटेन नहीं करते हैं तो कई बार वो प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर के पास जाने से पहले स्पॉइल हो जाती है, ठीक है ना।
अब एक ही चीज के ऊपर आप मल्टीपल फेसेट्स निकाल सकते हैं, और आपने भी कहा कि क्लाइमेट है, तो हो सकता है आपकी एडवांसमेंट्स की वजह से बहुत अच्छी यील्ड आ रही हो, मगर कोई ऐसा डिजास्टर हो जाए क्लाइमेट का, आपका प्रोड्यूस वेस्ट हो जाए, सारी मेहनत आया। एंड वी ऑल नो के जो सब्जियां और जो अनाज सारा उगता है, वो दिनों और हफ्तों की तो बात नहीं है, वो महीनों बाद एक फसल तैयार होती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। अगर वो टाइम में खराब हो गया तो ऑब्वियसली फिर वेदर चेंज होगा तो आएगा, अदरवाइज आपको फिर आर्टिफिशियल चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, मींस वेदर एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली देन इट्स गोइंग टू गो अनदर वेरी हाइक इन द प्राइसेस, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। गुड। इट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन का क्रक्स समझ आ गया कि क्वांटिटी पे टिका हुआ है, तो आप रीजन के अंदर कुछ भी लिख दें, जैसे अभी मैंने बात की। फिर उसके बाद आपने एज पर द क्वेश्चन उसी के सॉल्यूशंस बताने हैं कि फिर इस मसले का हल क्या है। अगर आप ब्लैक मार्केटिंग की बात करते हैं, तो फिर आपने इसी का ब्लैक का हल बताना है कि इसको अब कर्व कैसे किया जाए, ऐसे कैसे चीजों को मैनेज किया जाए कि लोग इसको ब्लैक ना करें। अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं, फिर ऐसा क्या इसका हल निकाला जाए कि ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव की जाए। अगर हमने बात की कस्टम्स मैनेजमेंट की कि कस्टम्स ही नहीं क्लियर होने देते, वहीं पे जो प्रोडक्ट्स हैं स्पॉइल हो जाती हैं, तो उसको कैसे स्मूथ बनाया जाए कि वहां पे इजी ट्रांजिशन हो, या प्रायोरिटीज दी जाए इस तरह की प्रोडक्ट्स को जो कि पेरिशेबल गुड्स हैं, ताकि इनको टॉप प्रायोरिटी पर रखे जाए। सोल्यूशन है। यहाँ अगर क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, तो क्लाइमेट मैनेजमेंट पे क्या काम हो सकता है, हम ऐसे और ऐसे क्या सॉल्यूशंस निकालें कि क्लाइमेट मैनेजमेंट से रिलेटेड इसको मैनेज कर सकें। सो क्वेश्चन का सेंस बनना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, यहां तक बात समझ आ रही है? ठीक है, इस पॉइंट को हम सम अप करते हैं और एक्टिविटी में चलते हैं। सो पॉइंट इज दिस, whenever you're gonna get the question, you're gonna get the topic, and based on the topic you're gonna get a question। क्वेश्चन की आगे टाइप डिपेंड करती है, वो एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ रहा है, वो कॉजेज इफेक्ट्स पूछ रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन पूछ रहा है, एंड सो ऑन। आज के क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन सेट हुआ है कॉज पे और सॉल्यूशन पे, कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, एंड देन गिव अस द सॉल्यूशन। व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम मींस द क्वेश्चन इज स्ट्रेट अवे आस्किंग सॉल्यूशन। एक आखिरी बात, फिर हम एक्टिविटी में चलते हैं। आप मुझे ये बताएं, एज पर दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। आप जब इसका आंसर लिखेंगे, आपके पास कितने कॉजेज होने चाहिए टू राइट दिस आंसर? 3 से 4, एज पर द एग्जामिनर रिक्वायरमेंट। 2, 1, ठीक है। आपने क्यों 1 कहा? तो सवाल आई थी 1, किसने कहा? आपने कहा 1? भाई ने कहा 1, जी से भाई। 1 क्यों होना चाहिए? ठीक है, आपने मिस्टेक कहा 2 होने चाहिए, भाई। चलें, ठीक हो गया। सही है, आप दोनों का आंसर ठीक है। अब दोनों का आंसर कैसे ठीक है? पहली बात तो ये है कि एक्चुअली क्वेश्चन ने आपसे पूछा है व्हाई इज दिस द केस, केसेस नहीं पूछे उसने। तो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है कि मुझे 3 4 रीजंस दें। क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक एक भी लिख देंगे तो काफी है, और उसी का सोल्यूशन दे दें। उसने क्या लिखा? सोल्यूशंस दें मुझे। क्वेश्चन ही आपसे डिमांड कर रहा, इसका मतलब है कि 1 बुलेट पॉइंट इज मोर देन इनफ। समटाइम्स इट इज रिटन इन द क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस, गिव मी द सॉल्यूशंस। then mandatory है कि you have to write minimum 2 causes and minimum 2 solutions, so always read very carefully। we good? यहाँ तक ओके? आपने जो बात की ना, आपने एक्चुअली इसको और इसको मिला के बात की, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रक्चर पे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस के दौरान आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ उसके यहाँ पे एक क्रक्स लिखने लगा। आइट्स में हमने 4 पैराग्राफ बनाने हैं, फिक्स्ड है हमारा, ठीक है। किस पैराग्राफ में क्या करना है, अभी हम प्रैक्टिस के अंदर उसको कवर करते हैं। आपका एक इंट्रो आएगा, एक आपका आएगा मेन पैराग्राफ, उसको मैं 1 कह देता हूँ। एक आपका आएगा मेन पैराग्राफ, उसको मैं 2 कह देता हूँ। एंड फाइनली आप कंक्लूजन। फिक्स्ड है, 4 पैराग्राफ ही बनाने हैं।
ज्यादा बन सकते हैं, मगर 4 इज द आइडियल स्ट्रक्चर फॉर आइल्स राइटिंग। आपसे हमेशा दो चीजें पूछता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी कॉजेस और सॉल्यूशंस नजर आ रहे हैं। सो व्हेन वी आर writing the paragraph, we're gonna put causes in one paragraph and we're gonna put solutions in one paragraph. एक पैराग्राफ को लिखने के लिए सिर्फ एक आइडिया काफी होता है, अनलेस एग्जामिनर डिमांड्स यू, या अगर आपको इलेबोरेट करना मुश्किल लग रहा है फिर आप दो भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी। फिर आप क्वेश्चन की डिमांड नहीं है इसके अंदर। इट मीन्स अगर आप इस पूरे ऐसे को लिखते हैं और आप एक कॉज बता के उसके पूरा पैराग्राफ डिजाइन कर देते हैं, यू आर गुड टू गो। और इसी तरह अगर आप जब सॉल्यूशंस में जाएंगे तो प्रॉब्लम एक बताया तो सॉल्यूशन भी एक ही है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यू गुड? ठीक है जी। अब हमने 3-4 आइडियाज की बात वैसी कर ली है। हमने बात किया ब्लैक मार्केटिंग की, हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली है, हमने कस्टम्स की बात कर ली है। या और आपके जहन में कोई और पॉइंट हम वो भी लिख सकते हैं इसके, डजंट मैटर। गुड। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या है इसमें इलेबोरेट करना है, उस पर भी हम आएंगे। सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया, जॉब इज डन। उसके बाद आपने करनी होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि हमने एक्चुअली आज बड़ी जल्दी जल्दी कर ली है। दैट्स फाइन। ये जो भी हमने सारी बात की है सारी की सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग थी। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमने अभी 3-4 बातें लिखी, मैं जरा इसको क्लियर कर लेता हूँ। आगे मैं आपको छोड़ूंगा अभी क्योंकि मैंने इंट्रो लिखवाना है आपसे भी। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज बेसिकली अ टेक्निक जो कि क्वेश्चन एनालिसिस पे बेस करती है। आपको सवाल समझ आएगा तो आप आइडियाज को सोच सकते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। आपने जब वाई की बात की थी अभी, तो वाई पे हमारा पहला बुलेट था ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं। दूसरा हमारा बुलेट है ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा हमने क्या प्रॉब्लम लिखा था? कस्टम इश्यूज। सी यूएस या सी यूएस। और चौथा क्या लिखा था हमने? क्या बात की थी? क्लाइमेट। ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आप करते हैं तो बेसिकली आप सिर्फ आइडियाज को शफल अप करते हैं, यार कौन कौन सा आइडिया आ रहा है, क्यों क्यों ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपने जितने आइडियाज लिखे आप उतने आइडियाज पे बात भी उतनी कर सकते हैं। अगर आपको उसके ऊपर नॉलेज नहीं है देन अगेन इट्स गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है। आपके दिन में जितनी मर्जी बातें आ जाए, आपने एक्चुअली जो दूसरा स्टेप परफॉर्म करना होता है, आपने देखना होता है यार इन सब बुलेट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आई कैन एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, if you have a more knowledge about the marketing and how the economy works and prices go up and down और इसको कैसे मैनेज करते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, then I think this should be your main bullet। अगर आप कुछ ऐसे हैं कि आपको जरा ट्रांसपोर्टेशन की जरा अच्छी नॉलेज है कि ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या मसले मसाइल आते हैं, खास तौर पे जो आपका गुड्स मैनेजमेंट की ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके अंदर ऑब्वियसली आप हैवी व्हीकल्स की बात करेंगे। हैवी व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट्स, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, और आपका रोड नेटवर्क सिस्टम, अगर आपको इस चीज़ की थोड़ी सी अच्छी नॉलेज है यहाँ आप उस पर ज़्यादा बात कर सकते हैं। या आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं कि आपको इन चीज़ों का पता है, देन इट मीन्स दिस इज अ मोर वैलिड आइडिया टू एक्सप्लेन वाइल राइटिंग। अगर आपको कस्टम्स की ज़रा ज़्यादा नॉलेज है और अगर आपने क्लाइमेट इश्यूज पे ज्यादा पढ़ा हुआ है, उसको फूड के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। बिकॉज बीइंग पाकिस्तानी इट्स एग्रीकल्चर नेशन, तो हमारे यहाँ पे देहात खेत बहुत ज्यादा हैं, तो मे बी आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, मे बी आपका ताल्लुक हो कहीं से, मे बी आपने कहीं पे पढ़ा हो या आप उसको फॉलो करते हैं, वट एवर द केसेस। आइडिया जनरेशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर जरूरी नहीं कि जो आया बस उसको लिख दिया। कई बार हम बात स्टार्ट कर लेते हैं मगर उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, देन इट्स अ प्रॉब्लम।
तो आइडिया जनरेशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आपने आइडियाज लिख लेने होते हैं, बाद में उसके ऊपर एक नजर डालनी है, देखनी है मैं कौन सा सबसे अच्छा लिख सकता हूँ, जो आपको आता है ना बस वो वाला पिक कर लें। अब इसमें हमें लिखना ही एक है तो एक पिक कर लें, आप चाहे तो दो पिक कर लें, और अगर क्वेश्चन की डिमांड होती है कि आइडियाज लिखे तो कम से कम इनमें से दो को पिक कर लेते आप। ठीक है, जिसमें से एक को प्राइमरी बना लेते, दूसरे को सेकेंडरी, या जिसको आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं वो ले लें, और जिसको आप कम से कम को 50 60 70% एक्सप्लेन कर सकते हैं, टेक इट इन अदर वन। इसी तरह फिर जब आप इसके सॉल्यूशंस पे जाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे वाई की जगह सॉल्यूशंस का वर्ड यूज कर लेते हैं। तो यहां पर भी आपने देखना है कि मेरे पास क्या सॉल्यूशंस हैं, ब्लैक मार्केटिंग के क्या सॉल्यूशंस हैं, मे बी प्रॉपर मैनेजमेंट। कौन करेगा ये, बेसिकली गवर्नमेंट लेवल पे काम होता है ये, आम छोटा मोटा बंदा नहीं कर सकता मार्केटिंग को या ब्लैक मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए। नंबर टू, ट्रांसपोर्टेशन। अगेन इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर आप दोनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। रोड तो गवर्नमेंट बना के देगी, और ट्रांसपोर्टेशन अगर व्हीकल्स की बात करें तो इसमें प्राइवेट कंपनीज को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा सकता है, कोलैबोरेशन के तौर पे काम हो सकता है, ये एक सोल्यूशन बन सकता है। ठीक है, अगर हम कस्टम्स की बात करें तो ये अगेन गवर्नमेंट सेक्टर में फॉल करेगा, तो गवर्नमेंट की इसमें मैनेजमेंट चाहिए। मींस इसके अंदर बेसिकली आप पॉलिसीज की बात कर सकते हैं, रूल्स कैसे बने हैं एंड रेगुलेशंस कैसे बने हैं एंड सो ऑन। गुड। एंड नंबर फोर, क्लाइमेट चेंज। अगेन इसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों काम कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर मैनेजमेंट की बात बहुत ज्यादा है, और क्योंकि बात हो रही है बड़े लेवल के ऊपर, तो जब आप बड़े स्केल पे बात करते हैं स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि वन मैन शो तो नहीं होता है। एक्चुअली क्वेश्चन का जो फोकस है वो इस तरह से सेट हुआ हुआ है। वंस यू आर डन दिस, कई बार आपके पास वजूहात स्ट्रांग होती हैं, सोल्यूशन इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो आप इन दोनों को मिला के जो है ना एक्चुअली आंसर तैयार करते हैं, क्योंकि खाली कॉजेज नहीं, उसके सॉल्यूशंस पे भी उतनी स्ट्रांग बात होनी चाहिए। सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द आइल्स, हमने भी चार पैराग्राफ्स की बात की। एक आपका मेन पैराग्राफ बनेगा जो कि बात करेगा आपके इनकी, इसको हम कह देते हैं मेन पैराग्राफ वन, और एक आपका मेन पैराग्राफ बनेगा जो कि बात करेगा सॉल्यूशंस की, इसको हम कह देते हैं मेन पैराग्राफ टू। गुड। मेन पैराग्राफ पे भी जरा डिटेल में बाद में जाते हैं, अब पहले इसका इंट्रो लिख लेते हैं, क्योंकि इंट्रो लिखने से पहले ये सारी एक्टिविटी हो जानी चाहिए। दो एक्टिविटीज की हैं हमने। फर्स्ट वन, एनालाइज द क्वेश्चन, एंड सेकंड वन देन ब्रेनस्टॉर्म एंड पुट योर आइडियाज ऑन द पेपर। एग्जाम में आप कर सकते हैं इसे। अब आपके पास दो चीजें अवेलेबल होंगी स्क्रीन पे, आपके पास जो पैड अवेलेबल है आप उसके ऊपर ही काम कर दें, बाद में सिंपल सेलेक्ट करके डेल करें, वो डिलीट हो जाएगा, फुल स्टॉप। यहाँ कंप्यूटर बेस्ड पेपर के अंदर भी दे आर प्रोवाइडिंग यू अ पेपर एंड अ पेंसिल, आप चाहें तो अपना जो रफ वर्क है उस पेपर और पेंसिल पे कर सकते हैं, वो एग्जाम में कहीं पे सबमिट नहीं होना, वो आपका एक रफ वर्क होगा। गुड। तो दोनों सूरतें आपके पास अवेलेबल है। जब आप इतना काम कर लेंगे, अब आपने इसका इंट्रो लिखना है, क्योंकि इंट्रो में रिक्वायरमेंट है, आप इंट्रो की रिक्वायरमेंट लिखने लगा। द रिक्वायरमेंट इज के आपने जब भी इंट्रो का पैराग्राफ लिखना है, उसमें दो काम करने हैं आपने। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। Number one thing, what you need to do is you need to paraphrase the information. किसको करना है? टॉपिक को। और हमें क्लियरली पता है कि टॉपिक कहाँ लिखा हुआ है। टॉपिक इज सेपरेट एंड क्वेश्चन इज सेपरेट, सिर्फ टॉपिक को पैराफ्रेज करना है। स्टेप नंबर टू, थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट का हमने सिंपल एक बात निकाली थी, थीसिस का मतलब होता है आंसर। बेसिकली आपने एक आंसर की स्टेटमेंट लिखनी है। अब आपसे दो चीजें पूछी गई हैं, व्हाई एंड सॉल्यूशंस।
सो इट मीन्स आपकी दो स्टेटमेंट्स आएंगी, जिसमें एक आप स्टेटमेंट को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि यार इसके रीजंस क्या है, और एक आप स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें बताएंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या है। अब आप मुझे बताएं, अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की है तो आप उस आंसर को लिख ही नहीं सकते, आपका इंट्रो इनकम्प्लीट रहेगा, यू कैन नॉट राइट द इंट्रोडक्शन। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप ऐसे करने लगे तो स्ट्रेट वे लिखना नहीं स्टार्ट करना, क्वेश्चन एनालाइज करके ब्रेनस्टॉर्म करके आइडिया निकाल लेना पहले। क्योंकि जो आइडियाज आपने नीचे लिखे हैं ना, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे कि मेरा मेन आइडिया है, उसी बात को आपने अपने रीजन में और सोल्यूशन में ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहला पहला बुलेट ही पिक कर लेते, आप कहते हैं यार मैं ब्लैक मार्केटिंग पे बात करूंगा और इसी के सॉल्यूशंस की बात करूंगा, तो आप जब भी अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे और व्हाई इज दिस द केस, उसके अंदर आपको ये डाल के उसको वन लाइन के अंदर प्रेजेंट करना है, ताकि आप एग्जामिनर को शुरू में बता दें कि दिस इज एक्चुअली द रीजन। मेरे ख्याल से, आपकी ओपिनियन है, फुल स्टॉप लगा के या एंड लगा के आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, या कॉन्ट्राडिक्टिंग टू कनेक्टर लगा के कि इसका सोल्यूशन फिर मैं ये बताऊंगा। रेफरेंस सर, आप कह लें कि आपने आइडिया डिस्क्लोज करना होता है। आपका आइडिया क्या है कि ब्लैक मार्केटिंग है, और दूसरा आइडिया क्या है कि गवर्नमेंट इसको मैनेज कर सकती है। ठीक है, आप जब अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जामिनर का पता है कि एक पैराग्राफ आएगा मार्केटिंग के ऊपर, कि लोग ये स्टॉकिंग कैसे करते हैं और इसको हाइड कैसे कर देते हैं, और क्यों ये फिर हंगर क्रिएट करता है, और फिर गवर्नमेंट इसको कैसे मैनेज कर सकती है। ठीक है, तो इंट्रो के अंदर आपने सिर्फ उसका एक लाइन में रेफरेंस देना होता है। जैसे देखे ना, मैंने तो नीचे बुलेट लिखा ब्लैक मार्केटिंग, ये तो बुलेट है। आयट्स के अंदर आपने इसको सेंटेंस में लिखना, इसी का जुमला बनाना है, और सॉल्यूशंस इसी तरह इसका जुमला बनाना है। मगर इंट्रो में ये कैसे लिखेंगे, अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं किया तो हवा में थोड़ी लिखना है इसको। मेकिंग सेंस? ऑलराइट, नाउ आई एम गोना गिव यू टाइम, पेपर निकाल लें, मुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखना है, जिसके अंदर ये जो ऊपर स्टेटमेंट है इन स्पाइट ऑफ, इसको आपने पैराफ्रेज करके लिखना है, और जो नीचे उसके दो लाइनें आएंगी, एक ही पैराग्राफ बनेगा अभी, उसके अंदर आपने एक में इनमें से कोई भी लिख लें, या आप अपनी मर्जी का आइडिया लिख सकते हैं। अच्छा, अभी क्योंकि हम क्लास में हैं, हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको फुल परमिशन है डिक्शनरी यूज करने की। जब आप पैराफ्रेज करते हैं, आपने इन वर्ड्स के एक्चुअली सिनोनिम्स निकाल के स्टेटमेंट में डालने हैं। एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट दोबारा लिख दें, डिक्शनरी में डाल के इसके सिनोनिम निकाल लें, एक लाइन ये बन जाएगी। उसके बाद एक एक लाइन में आप उसके कॉजेज और सॉल्यूशन पे बात कर लें। सो सिंपली आपने तीन जुमले लिखने हैं। हाँ जी, आर वी गुड? यू गोना राइट 3 सेंटेंसेस इन टोटल। पहला सेंटेंस आप लिखेंगे जिसके अंदर आप इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखेंगे, मगर मैंने क्या, हम क्लास में डिक्शनरी में ये वर्ड्स डालें और उसको रीस्टेट कर दें। गुड। उसके बाद आपने लिखना है कि जी ऐसा क्यों है, एक सेंटेंस इसका बना है, इनमें से कोई भी आइडिया पिक कर लें, अपनी मर्जी का कोई भी लिख लें, फुल स्टॉप लगाएं, फिर एक और स्टेटमेंट लिखें, चाहे इसमें से कोई सोल्यूशन पिक कर लें, ऑब्वियसली अगर इनमें से आइडिया पिक करेंगे तो सोल्यूशन इधर है, या आपने जो भी आइडिया लिखा उसका वन लाइन में सोल्यूशन। सो इंट्रो इज वेरी ब्रीफ एंड क्रिस्प, टू द पॉइंट बात होती है, एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट स्टेट करना है। गुड। सर, आप कह रहे हैं ना अपने ओन वर्ड्स में, वो सिनोनिम्स ही होंगे। देखें, अगर मैं एक वर्ड को अपने वर्ड्स में लिखता हूं तो मैं उसको सिनेमाइज ही कर रहा हूँ, पैराफ्रेजिंग ही, मैं इसकी जगह कोई और अल्टरनेटिव वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इससे क्या कि डिक्शनरी यूज कर लें, सिनोनिम्स यूज कर लें, इसको अपने वर्ड्स में लिख लें, जैसे आपको इजी लगता है। हाँ जी, आर वी गुड? कि स्टिल कोई कंफ्यूज है? ये आपके साथ वालों के पास डिक्शनरी अवेलेबल है, इनसे हेल्प लें, अपने वर्ड्स में लिख दें, कोई इशू नहीं है। All right, we're getting the answers, and one of the candidates wrote, "Gee, though the advances in agriculture are made, lots of people still go hungry globally. The reason for this could be custom issues that are needed to be managed by government policies." ठीक है, एज पर देखा जाए तो इसमें तीनों बातें पूरी हो रही हैं। पैराफ्रेजिंग इज देयर,
And in the second statement, the candidate has written the reason and the solution as well. If you read the second intro, it says here, despite significant advancements in agricultural technology and food production, a large proportion of global population countries suffer from hunger. ठीक है, टू कवर्ड इसमें रेजिमेंट सब एक्स्ट्रा suffer from hunger. Paraphrasing आगे लिखा है जी, the main reasons behind this issue include black marketing, customs related complications. इन्होंने दो ideas डाल दी, very good. However, this growing problem can be tackled effectively through proper government management, collaboration between public and private sectors, and implementation of well-structured policies. Perfecto हो गए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने दो लिखे हैं तो वो दो ही सॉल्यूशंस नीचे आने थे, स्टेटमेंट वही है। हाँ जी, आप में से किसी ने कोई पढ़ना चाहिए जिन्होंने लिखा है, ऊंचा से रीड कर दें सर प्लीज। Progress in food security and agriculture. Many people around the world still facing shortage and hunger. गुड, आगे दूसरी स्टेटमेंट्स। There is some major reasons like climate change, black market, and bad governance. ओके, So here is some solutions, some suggestions we improve. ठीक है, थोड़ा सा इसको बस फॉर्मल कर लेंगे राइटिंग में, बाकी जैसे आप बता रहे थे स्पीकिंग के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट हो गया। फॉर्मूला समझ आया आपको? एक्चुअली इसमें फॉर्मूला एग्जीक्यूशन, हमने सिर्फ फॉर्मूला पे एग्जीक्यूट किया। फॉर्मूला इज दिस, यू नीड टू पैराफ्रेज द टॉपिक एंड सेकंड इज थीसिस स्टेटमेंट। जितनी चीजें पूछी हैं क्वेश्चन में उतनी चीजों का जवाब पहले पैराग्राफ के अंदर आपने स्टेट करना है। मैं बार बार स्टेट का वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करनी। यू जस्ट नीड टू टेल द एग्जामिनर that this is the problem and this is the solution. हाँ जी, are we good up till now? ये बात किसी को ना समझ आई हो जिनका आज पहला लेक्चर है, आपको you good? आपको मैम फॉर्मूला समझ आ गया? Fair enough, ठीक है। सो एक किसका इंट्रो मैंने भी लिखा है, वो आपको दिखा देता हूं। आप जितना अच्छा तो नहीं है मगर है कि कोशिश की है मैंने भी। ऑलराइट जी, इस इंट्रो पे थोड़ी सी बात कर लेते फिर आगे चलेंगे। Despite remarkable advancements in agricultural technology, hunger continues to plague millions globally. जो पहली स्टेटमेंट है ये एग्जैक्टली वही है जो आपकी टॉपिक स्टेटमेंट है। अब इसमें एक चीज आपने नोट करनी है, हर वर्ड का ऑल्टरनेटिव आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा या कभी कभी लिखना मुश्किल हो जाता है। व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है, अगर आपने उस पूरी स्टेटमेंट में 10 वर्ड है, 5 वर्ड्स को भी चेंज करके लिख दे तो वो पैराफ्रेजिंग के जुमरे में आ जाता है। ठीक है, वी आर गुड टू गो। जैसे इन स्पाइट ऑफ का डिस्पाइट से चेंज कर दिया। एडवांसमेंट्स और एग्रीकल्चर तो वही वर्ड है जो मैंने वहां से पिक किया, हाँ उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है, रिमार्केबल एंड टेक्नोलॉजी, गुड। उसके बाद हंगर का वर्ड एज इट इज पिक किया, वो हंगरी था या हंगर मैंने कर दिया, और प्लेग और मिलियंस और ग्लोबली मैनी पीपल को चेंज कर दिया, क्योंकि ग्लोबल बात करें तो हम मिलियंस की बात कर रहे हैं। मेकिंग सेंस? तो पहली जो पार्ट है स्टेटमेंट का, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट, उसको स्टार्ट भी वैसे ही किया है जैसे आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, मगर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है उसमें हंगर उसने एंड पे लिखा था, मैंने हंगर को सेंटेंस के शुरू में कर दिया है और मिलियन ऑफ पीपल को एंड पे ले गया। ठीक है, सो इतना सा काम आपने करना है, दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। आइट्स की रिक्वायरमेंट ये है, वर्ड्स को चेंज कर दें, सिनोनिम्स या उसको अपने वर्ड्स में, अपने वर्ड से मुराद बेसिकली हम सिनोनिम्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है, और उसको थोड़ा सा रीअरेंज करें। सो दैट इज व्हाट वी नोन और कॉल एज द टॉपिक पैराफ्रेजिंग। आपने अपने पहली लाइन ऐसी स्टार्ट करनी है, ठीक है। आइट्स के पेपर में देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अ हुक स्टेटमेंट,
और अ जनरल स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं है। आप अपना इंट्रो लंबा कर देंगे, उसका फायदा नहीं है। हुक स्टेटमेंट होती है कि कोई बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की लाइन लिखी जाए कि आप एग्जामिनर को कैप्चर करें या इम्प्रेस करें। रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एकेडमिक ऐसे है। ठीक है, इस राइटिंग का जॉनरा में ये रिक्वायर्ड नहीं है आर्गुमेंटेटिव के अंदर। दूसरी बात, आपने मेन बॉडी पैराग्राफ में ज्यादा एक्सप्लेन करना है, इसलिए इंट्रो में एक जनरल स्टेटमेंट देने का भी कोई फायदा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर पे या हंगर पे जनरली एक बात कर लें पहले। वो एक्स्ट्रा लाइंस हो जाएंगे आप, वो आपका कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। उसके बाद आपकी दो चीजें थी, आपने स्ट्रेट अवे क्वेश्चन को आंसर किया। पहला आंसर आपका ये दिस से स्टार्ट होके चैलेंज पे खत्म हो रहा है, जिसमें एज पर माय ऐसे हमने बात की है इसमें अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस, कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। कुछ जगह पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है और कुछ जगह पे नहीं है। अब ऑब्वियसली राइटर इसको एक्सप्लेन करेगा इसका मतलब क्या। और दूसरा वही इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, मीन्स के एग्जामिनर नाउ नोस कि कॉजेज वाले पैराग्राफ में दो कॉज आने वाले हैं, अब आपको दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। इसी तरह सोल्यूशन भी उसका ही है कि स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल कोऑपरेशन होनी चाहिए और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। आगे वही लिखा हुआ है, दिस प्रेसिंग इशू कैन बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड। अब इसमें बात करते हैं थोड़ी सी वोकैब की और उसके बाद एक ओपिनियन की, एंड देन फाइनली वी क्लोज इट। एग्जामिनर जैसे ही आपका ऐसे चेक करना शुरू करता है, उसने आपको टास्क रिस्पॉन्स के भी नंबर देने हैं। टास्क रिस्पॉन्स में था कि उसने आपसे दो चीजें पूछी हैं, कॉज एंड सोल्यूशन। क्या आपने दोनों का जिक्र किया है? आपने दोनों का जिक्र किया है, इस पे नंबर मिलेंगे। फिर उससे देखने हैं कि आपने कोहेजन एंड कोहेरेंस एक होती है। कोहेजन होती है जो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है, जो बात को जरा तरतीब देता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो हॉवेवर ये कोहेजन क्रिएट कर रहा है, एक आपने बात की है साथ ही उसकी आपने सोल्यूशन दी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। गुड, ये सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। इसके अलावा ये आपकी क्योंकि पैराफ्रेजिंग है तो ये एक बात कर दी है और यहां से उन्होंने दूसरी बात स्टार्ट की है। अब ये जो यहाँ पे फ्रेज है, इन माय ओपिनियन ये भी कोहेजन का पार्ट यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा है, जवाब आप दे रहे हैं। तो यहाँ से एग्जामिनर को पता लग गया है कि आपकी पैराफ्रेजिंग स्टॉप हो गई है, अब आप आंसर पे जा रहे हैं, तो यू एडिंग योर ओपिनियन। सो ये जो दो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली कोहेजन क्रिएट कर रहे हैं। कोहेरेंस इज बेसिकली कि पहला पैराग्राफ इंट्रो होना चाहिए था। इंट्रो है, यस। क्या हमने एक्सप्लेन किया है? नहीं। क्या हमने पैराग्राफ के रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा किया है? यस। सारी बातें पूरी हुई तो आपकी कोहेजन एंड कोहेरेंस दोनों इसमें ओके हैं। तीसरी बात आ जाती है कि क्या इसके अंदर लेक्सिकल रिसोर्सेज आपने वो कैप अप्रोप्रिएट यूज किए जो कि टॉपिक को हिट करें। ऑलराइट, वो कैप पे बात कर लेते हैं। या आपने अल्टरनेटिव वर्ड दे दिया, रिमार्केबल, या आपने जब पैराफ्रेजिंग करते हैं तो हल्का सा प्लस माइनस कर देते हैं, मगर सेंस सेम रहनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का वर्ड आपने ऐड कर दिया, मगर ये यहाँ पर उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और प्लेग मिलियंस ऑफ पीपल ग्लोबली, ये सारी वर्ड्स जो हैं उनको मैच कर रहे हैं। इसके अलावा पैराडॉक्सराइसिस मींस कि इसमें आपको कॉन्ट्राडिक्शन है, ये प्रॉब्लम है। अनइक्वल एक्सेस, किसी भी वर्ड के साथ जब आप प्रीफिक्स ऐड करते हो ना, खासतौर पे अन का, री का, ये आइट्स में बड़ा हाई वोकैब के अंदर कंसिडर किया जाता है। इसको मैं नॉट इक्वल भी लिख सकता था, मगर अनइक्वल ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। इवन दो ये बड़ा कॉमन लग रहा होगा, मगर आइट्स में इसको हाई वोकैब में बोलेंगे अनइक्वल एक्सेस। ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, प्रेसिंग इशू इफेक्टिवली एड्रेस्ड। आयट्स में वोकैब सिंगल वर्ड पे भी आ जाती है, मगर ज्यादातर वो फ्रेज में पिक करता हूँ। ये सारी इसके अंदर वोकैबलरी अच्छी वाली वोकैब है। एट द सेम टाइम क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक वोकैब है। गुड। अभी रमजान गुजरा है, सारा दिन भूखे रहते थे तो शाम को इफ्तारी पे फीलिंग आती थी ना कि भूख लगी हुई है। तो अगर आपको पूरे 2 दिन खाना ना मिले, चले 2 दिन ज्यादा होंगे, एक ही दिन 24 घंटे, अगले दिन आप देखें आपकी हालत क्या होगी, बॉडी की एनर्जी कहाँ पे होगी। इसलिए यहाँ पे प्रेसिंग इशू का जो वर्ड है ना, ये अप्रोप्रिएट है कि अगर लोग भूखे रह रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, तो ये एक ऐसा इशू है जिसको प्रायोरिटी पे सॉल्व करना चाहिए। प्रेसिंग इशू का वर्ड तब हम यूज करते हैं जब किसी चीज को प्रायोरिटाइज करना हो कि यार ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको पहले देखो। मेकिंग सेंस? इट मीन्स
एग्जामिनर जब ये चीजें देखता है, एग्जामिनर को समझ आएगी कि कैंडिडेट इज एक्चुअली अंडरस्टूड द टॉपिक, कैंडिडेट ने उसके मुताबिक वो कैब यूज की है, तब आपको वो कैब के नंबर मिलते हैं। बाकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो एक ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स इसके ओके हैं। सो हर पैराग्राफ में, हर लाइन में उन्होंने चार चीजें चेक करनी है: टास्क रिस्पॉन्स, कोहेजन एंड कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्स, एंड फाइनली योर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। बाकी पीछे फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमने भी देख लिया, टॉपिक एंड थीसिस स्टेटमेंट, सिंपल से दो बातें। हाँ जी, आई बिलीव वी आर गुड विद दिस इंट्रोडक्शन थिंग। अगर मैं अब आपसे कहूं कि आइल्स का इंट्रोडक्शन समझ आ गया है, तो क्या जवाब है आपका? वी गुड? एवरीबडी डन हो गया। अब हमने इसका मेन पैराग्राफ करना है। अब आइडिया हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, मेन पैराग्राफ के अंदर कैसे लेके चलना है, हमने क्या करना है। ये जो उन्होंने लाइन दी हुई है, इंस्ट्रक्शन की लाइन, एक्चुअली इसमें उन्होंने फॉर्मूला खुद लिख के दिया, फॉर्मूला इज हिडन देयर। दे ऑलवेज से कि रीजंस भी दें, आंसर भी दें, एग्जांपल्स भी दें। अगर इत्तेफाक से या कभी आपने आइल्स के बैंड डिस्क्रिप्टर्स ओपन करके कभी पढ़े हो, राइटिंग टास्क 2 के, सिर्फ 9 बैंड का डिस्क्रिप्टर पढ़ लें, उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली चीज लिखी हुई है कि आंसर फुली एक्सटेंडेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूँ वहां से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि हमने 9 बैंड ही लेने हैं, मगर है कि बात उसी से रिलेटेड है, तो फिर आपको अच्छी समझ आएगी। दीज आर द बैंड डिस्क्रिप्टर्स, ये पब्लिक वर्जन है, ये अवेलेबल है, ठीक है, आप इंटरनेट पे जाए, वहां से जाके देख लें। टास्क 2 लिखा है ऊपर, मैं सिर्फ 9 बैंड की ऊपर बात करता हूँ। टास्क रिस्पॉन्स बैंड 9, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें। जैसे हम आपको 9 बैंड तब देंगे अगर आपका आंसर फुली एड्रेस करे ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क। इसमें दो उससे पूछे हैं, कॉजेस और प्रॉब्लम्स। हमने इंट्रो के पैराग्राफ में दोनों को कवर किया है, यस। आगे जब हम डिटेल में जाएंगे तो उसमें भी कवर होगा। उसमें आगे लिखा हुआ है प्रेजेंट्स फुली डेवलप्ड पोजीशन इन आंसर टू क्वेश्चन विद रेलिवेंट, रेलिवेंट के ऊपर गौर है, ठीक है, फुली एक्सटेंडेड, वेल सपोर्टेड। ये उसने फुली का वर्ड को 3 दफा यूज कर लिया अपने कनेक्टर के अंदर, ठीक है, फुली, फुली, फुली और वेल, ये भी एक्चुअली फुली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। इट मीन्स वेन एवर यू आर राइटिंग एन आंसर, दे जस्ट डू नॉट वांट अ स्टेटमेंट, उसको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसके साथ उसका सपोर्टिंग कंटेंट चाहिए। सब लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब है वो आपसे आइडिया भी मांग रहा है, वो आपसे आंसर भी मांग रहा है, फुली एक्सटेंडेड एंड वेल सपोर्टेड। ये जो सपोर्ट है, बेसिकली एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। और ये जो रेलेवेंट है, इसको वो ऑन टॉपिक की बात करते हैं कि यार जो पूछा है उसी के बारे में बात करें ना। आप अपनी सारी नॉलेज पेपर पे ना लिखें, मुझे क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जवाब दें, देन इट्स गोइंग टू मेक इफेक्टिव आंसर। वी गुड? अब इसको मैं यहां से जरा हाइड करता हूं और अगली बात पे चलते हैं, जो कि मैं वहां पे एक्सप्लेन करने लगा हूं आपको। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि उन्होंने खुद कहा है कि यार इलेबोरेट करें अच्छा सा, वेल सपोर्टेड एग्जांपल्स दें हमें, और हमें आंसर भी दें। आंसर बेसिकली आपने इंट्रो में इसको ऑलरेडी दे दी है, क्योंकि हमने कहा था थीसिस का मतलब है आंसर स्टेटमेंट। अब पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया उसकी वजाहत और उसकी एग्जांपल्स, जो कि मेन पैराग्राफ के अंदर रिक्वायरमेंट है। आंसर क्या आपका? एक आपका आंसर है जी अनइक्वल एक्सेस है, और दूसरा आपका आंसर है जी एनवायरमेंटल चैलेंजेस है। अब जैसे एग्जामिनर मेन पैराग्राफ में जाएगा, एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ बुलेट्स। अगर आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन ना किया, नंबर नहीं मिलेंगे। आपने इसकी कोई अच्छी वेल सपोर्टेड एग्जांपल ना दी। वेल सपोर्टेड का मतलब होता है जो कि कंटेंट को मैच करें, ना कि बस एग्जांपल लिख दें आप। एग्जांपल जब वन वर्ड में आए, चाहे एक्सप्लेनेशन में, एग्जांपल सपोर्ट करनी चाहिए कंटेंट को, वेल सपोर्टेड। अभी हमने पढ़ा है वहां पे। गुड?
इट मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को हम कहते हैं कि ऑन टॉपिक रहना। इसका मतलब है कि पूरे मेन पैराग्राफ की एक ही थीम है। अब आप चाहे जितने मर्जी मेन पैराग्राफ लिखे, 2 3 4 वटेवर, थीम एक ही रहेगी। फॉर्मूला निकल रहा है यहां से। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। फॉर्मूला इज माय डियर फ्रेंड्स आइडिया एंड एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू इन द पैराग्राफ। आपने अब 2 आइडियाज दे दिए हैं, तो ये फॉर्मूला 2 दफा रिपीट हो जाएगा एक ही पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब है सीक्वेंस आना चाहिए। सबसे पहले आइडिया लिखे, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दें, उसके नीचे उसकी एग्जांपल। अब मैं आपको टाइम दूंगा। आई वांट यू टू राइट द कॉजेस पैराग्राफ। आपने एक बुलेट लिखा है तो एक पैराग्राफ लिख दें, आपने 2 बुलेट्स लिखे तो 2 लिख दें। मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ लिख दें जिसके अंदर आप पहले बताएं कि ये मेरा आइडिया, उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, कम से कम उस पर 2 या 3 लाइंस आपकी जानी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसकी एग्जांपल। हाँ, अगर आपने एग्जांपल कोई ऐसी दी है या देना चाह रहे हैं जो कि एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल, एग्जांपल की वजाहत होगी, तो फिर आप एक्सप्लेनेशन की लाइंस को 1 से 2 कर सकते हैं और एग्जांपल्स की लाइंस को अगेन 1 से 2 कर सकते हैं। कहने का आइडिया के बाद कम से कम कोई 3 4 लाइंस होनी चाहिए जो उसको सपोर्ट करें, इलेबोरेट करें, ताकि आइडिया एक्सप्लेन हो जाए। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी होगी, आइडिया इज पास। वी गुड। रफली रफली कुछ 100 वर्ड लिखने हैं आपने, एक ही पैराग्राफ लिख के दें मुझे। हाँ जी, जो भी आइडिया आपने सिलेक्ट किया है अभी, किसी ने ब्लैक मार्केटिंग लिखा है, किसी ने एनवायरमेंटल लिखा है, वटेवर, तो पहली लाइन में आइडिया को रिस्टेट करें, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन है कि आप ये क्यों कह रहे हैं, और उसके साथ उसकी एग्जांपल दें। ये सारी बातें, तीनों बातें 100 वर्ड्स तक मिनिमम होनी चाहिए। 100 से ऊपर भी चली जाए तो खैर है, मगर मिनिमम 100 वर्ड्स। कौन सी वाली? चलिए मैं टाइप कर देता हूँ दोबारा। ठीक है, मैं भी लिख देता हूँ। हाँ जी, बात समझ आ गई सबको? ठीक है, मैं आंसरिंग का दोबारा पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जो चैट बॉक्स में। वेरी फर्स्ट लाइन डिस्प्लेस द आइडिया, जो कि रिक्वायरमेंट है। जब भी आप मेन पैराग्राफ में जाएं, अगेन सीधी सीधी बात करनी है, क्योंकि हमारे पास मिनिमम 250 वर्ड्स हैं। तो 250 वर्ड के अंदर आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, टू दी पॉइंट रहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जी, ब्लैक मार्केटिंग इज वन ऑफ द मैनी रीजंस फॉर वर्ल्ड हंगर बाय एन अनऑथोरेटिव सेल ऑफ गुड्स एट प्राइसेस ऑफ द ऑफिशियल प्राइसेस और मार्केट प्राइसेस। ठीक है, अनअथॉरिटेटिव इज अ गुड वोकैब वर्ड। ठीक है, बाकी ब्लैक मार्केटिंग होती है कि आप प्राइसेस को हाइक करवा देते हैं। This practice often involves diverting supplies of goods from legitimate sources. Legitimate sources, again, is a good vocabulary word. And selling them on unofficial markets. Unofficial markets, again, अच्छी vocab का word use किया। Good, Ali, good one. जमील साहब लिखते हैं जी, one of the major reasons is the prevalence of black marketing। ठीक है, अब ये भी स्टार्ट करने का तरीका, one of the major reasons। अक्सर सेंटेंस को शुरू करने का प्रॉब्लम होता है। So this is a connector, one of the major reasons। अब इन्होंने जो इंट्रो लिखा था, इन्होंने भी 2 बुलेट्स लिखे थे। इसका मतलब है कि पैराग्राफ में दोनों बुलेट्स आने वाले, दोनों आइडियाज। तो एग्जामिनर को हमने बताना है कि दोनों में से पहला लिखने लगा। तो वन ऑफ द मेजर ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा है। ब्लैक मार्केटिंग फूड सप्लाईज are hoarded by middlemen or sellers who deliberately create artificial shortages to raise prices. Now again, good vocab is coming। अब ये टॉपिक की vocab है नहीं है शॉर्टेज, मगर वो क्रिएट कर दी जाती है मार्केट में। यही ब्लैक मार्केटिंग, हाइड कर देते हैं स्टफ को। ठीक है, एज अ रिजल्ट ये कनेक्टर लगा हुआ है जिसको हम कोहेजन बोलते हैं, कि पैराग्राफ कोहेसिव कैसे होता है, कनेक्ट कैसे होता है। द पुअर एंड नीडी आर अनएबल टू अफोर्ड, अगेन अनएबल टू अफोर्ड even basic food items. This unethical practice charges that unethical practices. When the examiner is reading the essay and the words are coming and which are relating to the paragraph and the topic, डेफिनेटली वो फिर बैंड जो है ना एलिवेट होना शुरू हो जाता है आपका। So as a result, to for okay, unethical practices disrupts, again is a very good vocab, the supply chain देखे ना, सारी vocab relate हो रही है, and prevents food from reaching those who need it most. Additionally complications, ठीक है, आपने अगला वाला लिखा, परफेक्ट हो गया, जबरदस्त। एक इसका पैराग्राफ मैंने लिखा है, मैं आपको वो भी डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, और अब हम सीधा मेन आंसर पे चलते हैं। इसको मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि हमने एक्टिविटी जो करनी थी वो आज हमने कर लिया, हाउ टू
स्टार्ट एंड राइट दी ऐसे। ऑलराइट जी, एज फार एज जो मैंने आंसर लिखा था, और मैं अगर इसके मेन पैराग्राफ पे जाऊं तो मैंने भी कुछ ऐसे स्टार्ट किया था, द प्राइमरी रीजन इज। हाँ जी, स्क्रीन पे सही नजर आ रहा है? ठीक है जी। द प्राइमरी रीजन फॉर ग्लोबल हंगर इज अनइक्वल एक्सेस। ठीक है, अगेन ये आपका कनेक्टर है जो कि कोहेजन क्रिएट करता है। स्ट्रेट अवे आपने आंसर स्टार्ट करना होता है। व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग द मेन पैराग्राफ, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट लाइन के अंदर आपने अपना आइडिया पोस्ट कर देना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, क्वेश्चन के पैरामीटर में रहने। क्वेश्चन है जी एडवांसमेंट आ गई है एग्रीकल्चर के अंदर, तो अब राइटर कह रहे हैं जी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। डेवलपिंग नेशंस ऑफ्टन द मोस्ट अफेक्टेड बाय हंगर स्ट्रगल टू अडॉप्ट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब यहाँ पर उसने इसको रिलेट किया कि एक्चुअली हंगर्स कहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि यूएस में नहीं है या इंग्लैंड में नहीं है, वहां पे भी लोग भूखे रहते हैं, मगर वहां पे इसकी रेशो कम है एज कंपेयर टू द पुअर नेशंस। वो एक्सप्लेन किया। डेवलपिंग नेशंस कोई भी आ सकता है, ऑफ्टन द मोस्ट इफेक्टेड रिलेट किया। स्ट्रगल टू अडॉप्ट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ड्यू टू एक्सॉर्बिटेंट कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग मशीनरी। अब ये जो कॉस्ट का वर्ड है ना, ये इधर जाके मैच हुआ है, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस मींस नॉट मच लाइक अफ्लुएंट कंट्रीज, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, अफोर्ड ही नहीं कर सकते जब, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एग्जॉर्बिटेंट मींस हाई कॉस्ट, एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग मशीनरी, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये सब चीजें जो है ना पार्ट ऑफ द एडवांसमेंट्स का हिस्सा है। आप तो अफोर्ड ही नहीं कर रहे, आपके पास एक चीज अवेलेबल नहीं है। अब दिस इज आइडिया अप टिल हियर। कलर्स चेंज कर लेना जरा ताकि हमें ना अच्छे से समझ आए। ये आपका आइडिया, अगेन आइडिया बुलेट में नहीं जाना चाहिए, सेंटेंस में जाना चाहिए। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन। हमने अब आइडिया को एक्सप्लेन किया। अब ये टाइप्ड है, ये अच्छे खासे वर्ड्स लिखे हैं हमें, एंड देन वी गोना ऐड द एग्जांपल टू elaborate it. फॉर एग्जांपल, रूरल फार्मर्स इन लो इनकम कंट्रीज। अब डेवलपिंग नेशंस के अंदर फिर एक फर्दर वोकैब दिया, लो इनकम कंट्रीज। कौन सी? लेट्स सपोज पाकिस्तान, रिलाई ऑन आउटडेटेड टेक्निक्स एंड मशीनरी। अब मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं एग्जांपल देके, रिजल्टिंग इन सब ऑप्टिमल क्रॉप यील्ड्स। तो इतनी प्रोडक्शन ही नहीं आती जितनी आनी चाहिए जमीन पे, मेहनत उतनी लग रही है बल्कि शायद ज्यादा लग रही है। ठीक है, अब क्या हुआ है, ये हमारा एक बुलेट कंप्लीट है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर दिए। अव्वल तो वो चीज अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं अवेलेबल, रीजन दिया है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है और गरीब मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ ही एग्जांपल दिए कौन से मुल्क हैं ऐसे। ठीक है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने पाकिस्तान की बात कर ली, आपको नहीं अच्छा लग रहा है किसी और मुल्क का नाम डाल दें, मगर वो फिर कोई गरीब मुल्क होना चाहिए ताकि सेंस बने। दूसरा हमने इसका आइडिया दिया था, उसको फिर हम रेड पेन से ले लेते हैं। दूसरा आइडिया दिया था हमने क्लाइमेट का शायद। another significant factor, now this is again a connector। ठीक है, जैसे ये प्राइमरी रीजन है, अब एग्जामिनर को मैंने शिफ्ट किया, जब मैं दूसरा पॉइंट बताने लगा, और भी बहुत सारे फर्दर मोर, एडिशनली, मोर ओवर एंड सो ऑन। ठीक है, तो अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर, कोहेजन आ गई आपकी, दोनों पॉइंट्स जुड़ने लगे हैं, इज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन, extreme weather events such as droughts severely disrupt agriculture productivity। अगर सूखा बढ़ जाता है तो पानी नहीं है। While modern farming techniques can enhance yields under normal conditions, they cannot shield crops from natural disasters। तो वहां पे टेक्नोलॉजी क्या करेगी फिर, अगर हमारे पास एक बेसिक सोर्स अवेलेबल नहीं है तो। एक्सप्लेनेशन आ गई। अब यहां पर एग्जांपल आ रही है, और एग्जांपल एक ऐसी स्टेट की है जो कि बहुत एडवांस्ड है करंटली इन द वर्ल्ड इन एग्रीकल्चर। कैलिफोर्निया की बात करने लगे। अ केस इन पॉइंट इज कैलिफोर्निया। अब क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में रहना है। क्वेश्चन है कि जी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। राइटर बता रहा है कि कई बार तो टेक्नोलॉजी होती ही नहीं है, और कई बार टेक्नोलॉजी होती है तब भी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप कुछ ही नहीं कर सकते। अब उसमें क्लाइमेट को उन्होंने डाल दी।
अब एग्जांपल आ रही कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया आ स्टेट नोन फॉर इट्स हाई टेक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। पूरे वर्ल्ड में कैलिफोर्निया इज फेमस फॉर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन एग्रीकल्चर। Persistent droughts and extreme heat waves caused by climate change have drastically reduced water availability. वहां पर भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने के बावजूद। अब पॉइंट क्या है कि क्लाइमेट चेंज आता है तो फिर भी तो हो जाता है। क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या आता है जी, इतना एडवांस हो गए हैं फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। एक है कि अवेलेबल नहीं है, एक है कि एडवांस तो है मगर कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ नहीं कर सकते आप, आपके हाथ से गेम बाहर हो जाती है। अब जरा इसकी कलर स्कीम पे चले जाते हैं। मैंने रेड यूज किया आइडिया के लिए, मैंने ब्लू यूज किया एक्सप्लेनेशन के लिए, और मैंने पर्पल यूज किया है एग्जाम्पल के लिए। नीचे वाली जो एग्जाम्पल है थोड़ी ज्यादा एलेबोरेटेड, इट्स गोइंग ऑलमोस्ट इन 3 लाइन्स। दरमियान वाली एग्जाम्पल थोड़ी सी ब्रीफ है, 2 लाइन्स। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी है। अब क्योंकि एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन्ड है तो इसलिए एक्सप्लेनेशन को 1 से 2 लाइन के अंदर आप कवर कर सकते हैं। अगर आपकी एग्जाम्पल 1 वर्ड में आने वाली है तो फिर एक्सप्लेनेशन की कम से कम 2 से 3 लाइन जरूर लिखें आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। देन वी कॉल इट अ फुली एक्सटेंडेड। अभी मैंने आपको 9 पॉइंट को जो पढ़ाया, टास्क रिस्पॉन्स को उन्होंने हमेशा चेक करना है कि आइडिया के बाद एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसकी एग्जांपल दी है आपने। अब आपने 2 आइडियाज लिखे तो यू हैव टू गिव 2 एग्जांपल्स। अगर आप बहुत अच्छे बैंड की बात कर रहे हैं तो अगर आप पूरे पैराग्राफ में एक एग्जांपल भी डाल देते हैं किसी एक बुलेट की भी तो हमारा क्राइटेरिया पूरा, एटलीस्ट आपको 6.5-7 बैंड तक चले जाएंगे। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट मोर देन 7 बैंड तो ऑब्वियसली जितने आपने आइडियाज पोस्ट करने हैं उतनी एक्सप्लेनेशन और उतनी एग्जांपल्स ऐड करनी है। मगर ऑब्वियसली हमने टाइम को भी मैनेज करना है, हमने वर्ड्स लिमिट में भी रहना है, तो वो सारे पैरामीटर्स ऐड हो जाते हैं। अब मुझे बताएं कि पैराग्राफ लिखने का फॉर्मूला समझ आ गई। अगर क्वेश्चन डिमांड करे तो 2 लिखने हैं कॉजेस या 2 प्रॉब्लम्स। अगर क्वेश्चन की डिमांड है एक तो एक ही लिख के उसको एक्सप्लेन करके नीचे एग्जाम्पल दे दें। मगर मिनिमम आपका जो मेन बॉडी पैराग्राफ है वो 100 वर्ड्स का जरूर होना चाहिए, क्योंकि 100 वर्ड्स के अंदर आप अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ये आपने अपने लिए बेंचमार्क सेट कर लेना। ठीक है, अगर मैं इसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, जल्दी जल्दी से हमें जरा सेंस क्रिएट हो जाए। अब आपके नीचे सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, सेम आई एम गोना हाईलाइट द आइडिया, explanation and the paragraph example. Addressing global hunger requires multifaceted approach involving international collaboration and government support. ठीक है, ये आपका मेन एक्चुअली दोनों आइडियाज उसने दोबारा से रीस्टेट किया। अब एक्सप्लेनेशन है नीचे। Wealthy nations including USA एग्जांपल भी बीच में डाल दी and Australia must allocate financial aid to assist developing countries in acquiring modern agricultural equipment and implementing innovative farming practices. हमने बात की थी अब इंट्रो में कि कोलैबोरेट करना है इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए, तो वो कंट्रीज सपोर्ट करें, और ये उसी की आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है। एडिशनली प्रोवाइडिंग टेक्निकल ट्रेनिंग फार्मर्स कैन empower them to maximize production and reduce inefficiencies. अब इसके अंदर अगर मैं हाईलाइट करूं पर्पल में तो मैं सिर्फ ये हाईलाइट करूंगा। अब इस एक्सप्लेनेशन के अंदर एग्जांपल मर्ज करके लिखी हुई है। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्टाइल टू राइट। जरूरी नहीं कि एक्सप्लेन अलग करना और एग्जांपल अलग लिखनी, आप उनको मर्ज भी कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन इकट्ठी है, ऐसी 4 लाइनें बन गई। गुड। अब आपका आ गया दूसरा बुलेट, एट द सेम टाइम, नया आइडिया। एट द सेम टाइम national governments should promote sustainable agricultural practices to enhance resilience against climate change. अब उसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल एक्चुअली इकट्ठी है। अब मैं इसको यहां से पर्पल में ले लूंगा आपसे, क्योंकि आपकी कनेक्टर लगा हुआ है एग्जांपल का, एक्सप्लेनेशन इसके अंदर ही है। फॉर इंस्टेंस इंडिया एंड बांग्लादेश हैव implemented the improved irrigation system such as surface and subsurface drainage to protect crops from waterlogging during floods. सूखा पड़ जाए तब भी प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज्यादा पानी आ जाए तो तब भी प्रॉब्लम है। अब उसी की एक्सप्लेनेशन है कि अगर ज्यादा पानी आ जाए तो क्या है, कैसे कर सकते हैं, क्रॉप्स को कैसे बचाना है। तो हमने एग्जांपल लिए इसमें इंडिया और बांग्लादेश की, जहां पे ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेड है।
कि पानी खड़ा नहीं रहने देते अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है तो, ठीक है। उसको हम कहते हैं वाटर लॉगिंग करना। और सरफेस और सब सरफेस, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे कोई ना कोई सिस्टम रखा हुआ है उन्होंने, ताकि आपकी फसल ना खराब हो। अब आगे एक्सप्लेनेशन फर्दर एक्सटेंडेड है, जो कि एक्चुअली आपकी एक्सप्लेनेशन है। Governments of other countries should follow the example of these nations to invest in advanced technologies to develop irrigation system and climate resilient crops, ensuring long-term food security. तो जो आपकी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल है ना, वो इंटरचेंज हो सकते हैं, मिक्स करके भी लिखे जा सकते। आइडिया पहले लिखना, और आइडिया लिखने से पहले कोई कनेक्टर लगा दें, उसकी वजह से कोहेजन क्रिएट होती। अब हमने इस आंसर के अंदर बहुत सारी चीजें बोल्ड की हुई हैं। बोल्ड क्यों की हैं? आपको बताने के लिए कि कनेक्टर्स कैसे यूज हुए, कोहेजन कैसे क्रिएट की। एग्जाम में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, यू जस्ट सिंपली टाइपिंग। एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो उसको खुद समझ आएगी कि आपने कैसे कैसे यूज किया। मगर फॉर्मूला एक ही यूज किया हमने दोनों पैराग्राफ्स का, आइडिया, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल। हाँ, उसको प्रेजेंट करने के वेज हैं। इस एक ऐसे में आपको 2 से 3 वेज नजर आ रहे हैं। हाँ जी, ये वाली बात समझ आइए। आर वी गुड? ठीक है जी। फाइनली यू हैव द कंक्लूजन। कंक्लूजन का जो फॉर्मूला है बस सिंपली आपको बता देता हूं। कंक्लूजन इज एक्चुअली द रिजल्ट। आपने बस रिजल्ट लिखना है, याद रखा कर। रिजल्ट एक्चुअली मींस क्रक्स। जो आपने ऊपर सारी डिस्कशन की है उसका निचोड़ लिखना है। अगेन, कनेक्टर्स कैसे यूज करने हैं, स्टार्ट कैसे करना है, ये कनेक्टर फिक्स्ड है इन कंक्लूजन। वेरी सिंपल बट वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टर्स। मेरा तो फिक्स्ड है, मैं तो जब भी कंक्लूजन पैराग्राफ लिखूंगा आई ऑलवेज यूज दिस वन। और भी है बट मेरी सजेशन है, तो यही लिखना है एग्जाम में आपको। इन कंक्लूजन, कनेक्टर आ गया, आगे हम चेंज करते हैं। एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स आर हिंडर्ड बाय अनइक्वल एक्सेस एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ये ऑलमोस्ट वही लाइन है जो इंट्रो में लिखी थी, रीस्टेट की हुई है, यही करना होता है। और आगे आपने क्या लिखा है जी? आई बिलीव बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस कैन वर्क टुगेदर। हमने कोलैबोरेशन की बात की है। एग्जाम्पल में हमने यूके और सॉरी ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का रेफरेंस दिया है। टू ओवरकम दिस क्रिटिकल इशू एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। ठीक है, तो जिसके अंदर हमने क्या है कि कोलैबोरेशन करें और फिर सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। कंक्लूजन का 2 तरह से लिखने का तरीकाकार होता है। पहला ये कि आप अगर अपने मेन पैराग्राफ की एक हेडिंग लगाना चाहें कि यार अगर मैंने इस पैराग्राफ की हेडिंग लगानी है तो मैं क्या लिखूंगा, उस हेडिंग को यहाँ पे लिखना नहीं है, मगर उस हेडिंग को आप अपने कंक्लूजन का पार्ट बना लें। और अगर आपको ये करना मुश्किल लग रहा है तो फिर कह लें कि इसकी एक डबल पैराफ्रेजिंग होती है। जो आपने इंट्रो में लिखा है उसी को रीफ्रेश करके दोबारा कंक्लूजन में लिख दें, आपका कंक्लूजन रेडी। कैसे? क्योंकि हम इंट्रो में बताते हैं कि हम बताने लगे, और कंक्लूजन में होता है बता दिया है, तो बात तो सेम आती है। इसलिए कंक्लूजन में मेरी एक सजेशन है कि कभी भी नया बुलेट नहीं लिखना, क्योंकि कंक्लूजन उसी बात का आप करेंगे जो आपने ऊपर लिखी है। अगर आपने ऊपर लिखी नहीं है तो उसको नया अगर आपने डाल दिया, सो दैट इज द रॉन्ग कंक्लूजन। नेवर एवर ऐड समथिंग न्यू इन द कंक्लूजन, दैट्स द क्राइटेरिया। ऑलराइट जी, मैं इसको एक फाइनल सम अप कर रहा हूँ और फिर हम इसको क्लोज करते हैं। हमने जब भी आइल्स में ऐसे लिखना है, सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स वी हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ा, उसको एनालाइज किया, पूछा क्या, और उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग की सेकंड स्टेप, और एक रफ पेज पे स्क्रीन पे या आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा उस पे इसके बुलेट्स बना लें कि मैंने क्या बात करनी है, क्योंकि दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू राइट द इंट्रोडक्शन। ठीक है, मिलेगा सर वहां पे। इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आप लिखते हैं ना कि जी जनरल स्टेटमेंट, वो भी ओके है, बट आई प्रेफर कि स्पेसिफिक कर दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप बताने लगेंगे मैंने क्या एक्सप्लेन करना है। और कुछ ऐसी डिफेक्टो लाइंस उससे परहेज करना है। ठीक है, जैसे दिस ऐसे विल एक्सप्लेन, इन दिस ऐसे आई विल राइट दिस, ये इतनी इफेक्टिव लाइंस नहीं है। आइल्स की बात कर रहा हूँ। Once you have done the question analysis, you have done the brainstorming. Now you just need to execute according to the formulas. Intro का फॉर्मूला आपके पास है, पैराफ्रेज एंड थीसिस स्टेटमेंट, वो हमें पता है कि कैसे करना है।
फिर मेन पैराग्राफ्स का फॉर्मूला आपके पास है, आइडिया एक्सप्लेन एग्जांपल। एक एक आइडिया है तो एक एक्सप्लेनेशन, एक एग्जांपल चाहिए। अगर मल्टीपल आइडियाज हैं तो फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा। और एक पैराग्राफ में मिनिमम आपने 100 वर्ड्स जरूर लिखने। गुड। और उसके बाद कंक्लूजन इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द मेन पैराग्राफ। इफ यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, आपने इंट्रो को रीस्टेट करना है यहाँ पे, मगर ऑब्वियसली वो कैप चेंज करनी है। आखिरी बात ऐड करूंगा, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। आप में से किसी ने पूछा नहीं है, मैंने इसमें इन माय ओपिनियन का वर्ड डाला हुआ है, इवन दो किसने क्वेश्चन में ओपिनियन नहीं मांगी है। तो वाई मैंने यहाँ पे भी लिखा आई बिलीव एंड पे। फेयर इनफ, ठीक है, गुड। और जी गुड, सही आंसर दिया आप। और किसी के जन्म में कोई एम्बिग्यूटी हो कि ओपिनियन तो पूछने को ओपिनियन क्यों डाली है ऐसे में, भाई की बात से एग्री है? ठीक है, आपने याद रखना है आइट्स में सारे एसेस, हमने शुरू में बात किया आर्गुमेंटेटिव एसेस हैं। आर्गुमेंटेटिव एसेस की डिमांड ये है कि आप अपना ओपिनियन का पोर्ट्रे कर रहे थे कि व्हाट्स योर ओपिनियन। क्वेश्चन में वो पूछे या ना पूछे, ये बाय डिफॉल्ट है कि आपने ओपिनियन लिखना है। इसलिए पर्सनल प्रोनाउन जरूर यूज करना है, आई, मी या माई। इंट्रो में और कंक्लूजन के पैराग्राफ में मस्ट है। कोई भी क्वेश्चन करें आइट्स का, यू मस्ट राइट, ठीक है, इन माई ओपिनियन या आई बिलीव इन समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, आई बिलीव वी आर गुड विद द एसे। आज हमने डिस्कशन किया कॉजेज और सॉल्यूशंस की, और एसे को कैसे लेकर चलना है, और आपके क्या क्या स्टेप्स अप्लाई होंगे ड्यूरिंग राइटिंग एन एसे। तो तैयारी करने के लिए आपने इसी तरह पूरा ऐसे नहीं, पैराग्राफ्स पे काम करें। जब पैराग्राफ्स लिखने आ जाएंगे तो ऐसे ऑटोमेटिकली आपका जुड़ना शुरू हो जाएगा। सर अभी अभी हो जाएगा सर जी। Forward